सोहन की शादी होने वाली है। सोहन के पापा अधिक से अधिक दहेज लेने वाले घर देखते हैं, मगर सोहन की इच्छा पढ़ाई करने की होती है। वो शादी करने से साफ मना कर देता है, पर उसके पापा के सामने सोहन की एक नहीं चलती। कुछ ही दिनों बाद एक मालदार घर सोहन के पापा को मिल जाता है। सोहन के बिना राय के ही पापा रिश्ता पक्का कर देते हैं। ना लड़की को देखते हैं और ना ही लड़की के बारे में कुछ पता करते। उनको तो बस अच्छी खासी रकम मिल रही होती है, जिसके कारण वो रिश्ता पक्का कर आते हैं। सोहन घर से बाहर पढ़ाई के लिए गया होता है और सोहन पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा होता है। अभी सारी बातों से अनजान सोहन पढ़ाई कर रहा होता है, तभी अचानक माँ का फ़ोन आता है और पता चलता है कि अगले 10 दिनों के अंदर सोहन की शादी होने वाली है। सोहन के तो पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। सोहन शादी से साफ इनकार कर देता है और सोहन की माँ बोलती है, बेटा लड़की बहुत सुंदर है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगी, और तो और तुम्हारी पढ़ाई का भी खर्च भी लड़की वालों को ही दे रहे हैं, और पता है अच्छी खासी मोटी रकम कैश में भी मिल रही है। सोहन, जब मुझे शादी ही नहीं करनी है तो आप मुझे सब कुछ सुना ही क्यों रही हैं माँ। माँ देख बेटा, समय के अनुसार अगर शादी विवाह हो जाए तो ही अच्छा होता है। सोहन, क्या माँ आपने लड़की को देखा है। माँ, हाँ बेटा मैंने लड़की देखी है। सोहन ने माँ ने सफ़ेद झूठ बोल देती है। सोहन, क्या मैं एक बार उससे मिल सकता हूँ। माँ, नहीं बेटा, मिलने की क्या ज़रूरत है। तेरी माँ तेरे लिए कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी ना देखेगी। वैसे भी हमारे यहाँ रिवाज है, लड़का लड़की से नहीं मिलता और उसे नहीं देखता। बड़े बुजुर्गों ने जो तय कर देते हैं वही सही होता है। सोहन, क्या माँ अभी भी आप किस ज़माने की जी रही हैं। उस समय की बात तो कुछ और थी और अभी की बात कुछ और है। माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। कल से परसों तक तू आ जा यहाँ। सोहन, सोहन, मैं नहीं आने वाला। एक ही मुझे अभी शादी नहीं करनी है और ऊपर से दहेज ले रहे हो, मुझे कतई मंजूर नहीं। माँ, पर बेटा। सोहन, परवर कुछ नहीं माँ, मैं नहीं आ रहा हूँ। बस शादी के लिए सफ़ा साफ मना कर देता है और घर वालों के सामने सोहन की कोई जिद नहीं चलती और ना चाहते हुए भी सोहन की शादी के लिए मानना ही पड़ता है। देखते ही देखते समय बीत जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद सोहन की शादी का दिन आ जाता है। बारात सजती है, सोहन के सिर पे सेहरा बंध जाता है। कई सपने भी दिखाए गए हैं और शादी के लिए बारात निकल जाती है। जब सोहन अपने ससुराल पहुंचता है तो वहां का नज़ारा ही कुछ और अलग ही होता है, जिसे देखकर सोहन सहम जाता है। सब लोगों के हाथ में राइफल होती हैं, सल्के, और इतनी डरावनी कि कोई सपने में भी नहीं डर जाए। सोहन की समझ में कुछ भी नहीं आता। तभी सोहन अपने पापा से पूछता है, सोहन पापा ये सब क्या है, हम शादी करने आए हैं या कोई जंग जीतने। पापा, बेटा तू डर मत, ये सब इनका स्वागत करने का अलग अंदाज है। सोहन, इसका स्वागत बोलते हैं, लगता है मर्डर करने आए हैं ये लोग। तभी अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू होने लगती है और पटाखों के शोर होने लगता है। तभी नाचने गाने लगते हैं और धीरे धीरे कर सोहन का भी डर समाप्त हो जाता है। लड़की की माँ थाल में आरती लिए सामान लिए सोहन के इंतज़ार कर रही होती है और फिर कुछ ही पल बाद सोहन का तिलक लगाकर आरती करके उसे मंडप में ले जाती हैं। कुछ ही देर में बहुत प्यारी सी सुंदर लड़की दुल्हन का लाल जोड़ा में नीचे मंडप में आती है। सोहन उसे देखते ही रह जाता है और मन ही मन सोचता है कि यह कितनी सुंदर है और अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी है, फिर भी इसने मुझे क्यों चुना। मैं तो इसके लायक ही नहीं और ऊपर से दहेज भी दे रहे हैं, वो भी मुंह मांगी रकम। ऐसा क्या है जो किसी की नज़र में नहीं आ रहा। इतने में ही दुल्हन मंडप तक पहुंच जाती है और शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। कुछ ही घंटों में पंडित जी बोलते हैं, पंडित जी ये शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, बड़ों का आशीर्वाद लें। दोनों दूल्हा दुल्हन बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और विदाई का समय आता है। तभी लड़की वाले बोलते हैं, आज दूल्हा दुल्हन की विदाई नहीं होगी। हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी के 2 दिन बाद विदाई होती है। बाराती सब अपने अपने घर चले जाते हैं और दूल्हा दुल्हन को एक कमरे में ले जाया जाता है। दोनों अकेले होते हैं और फिर सोहन थोड़ी हिम्मत करके दुल्हन से कुछ बात करने की कोशिश करता है। दुल्हन, सोहन आप पढ़ाई करती हो। दुल्हन सिर हिलाकर हाँ में जवाब दे देती है।
सोहन, आपको खाना बनाना आता है? दुल्हन फिर से सिर हिलाकर हाँ में जवाब दे देती है। और सोहन, आप कुछ बोलती क्यों नहीं, सिर्फ सिर हिला रही हैं, ऐसा क्यों? दुल्हन फिर इशारे से बोलती है, बस ऐसे ही। सोहन सोचता है शायद शर्मा रही है इसीलिए कुछ नहीं बोल रही। सोहन, कम से कम आप अपना नाम तो अपने मुंह से बता दो। इतना सुनकर दुल्हन जोर से रोने लगती है। सब घर वाले आ जाते हैं। सोहन डर जाता है। घर के सारे लोग एक अजीब नाम से दुल्हन को पुकारते हैं। गूंगी, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? कुछ हुआ क्या? क्या बोल, तेरे पति ने कुछ कहा क्या? दुल्हन पुनः सिर हिलाकर ना में जवाब देती है। इधर सोहन के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि दुल्हन बोल नहीं सकती, दुल्हन गूंगी है। सोहन को जैसे ही पता चलता है कि दुल्हन गूंगी है, बिना देर किए सोहन ससुराल से भागने की कोशिश करता है। जैसे तैसे सबकी नज़रों से चुपके बाहर के दरवाजे तक पहुंचता ही है कि कुछ लोगों की नज़र सोहन पे पड़ती है। सब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, नहीं दामाद बाबू अकेले कहाँ जा रही हैं? इतने में ही घर वालों तक खबर पहुंच जाती है। सब मिलकर ज़बरदस्ती सोहन को घर में ही ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। सोहन को कुछ भी समझ नहीं आता, वो करे तो क्या करे। वो अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उसके साथ छल किया गया है। तभी अचानक सोहन की नज़र कमरे में गिरे मोबाइल पर फ़ोन पर पड़ती है। मौका मिलते ही वो अपने पापा को फ़ोन करता है। सोहन, हेलो पापा, मैं सोहन बोल रहा हूँ। सोहन के पापा, हाँ बेटा बोल, क्या बात है? और ये नंबर किसका है? तुम ठीक हो ना? सोहन, नंबर छोड़ो, पापा मेरी बात ध्यान से सुनो। आप सोहन के पापा? हाँ बोल बेटा सोहन। पापा, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें छल गया है। सोहन के पापा, मैं कुछ समझा नहीं, कहने की इसका मतलब क्या है? साफ साफ बोलो। सोहन, बोलने के लिए अब कुछ नहीं रहा है पापा, मुझे बस घर आना है, वो भी अभी के अभी। सोहन के पापा, एक दो दिन की ही तो बात है बेटा, फिर तो घर ही आना है। सोहन, क्या आपको पता है आपकी बहू गूंगी है? सोहन के पापा, क्या? सोहन, हाँ पापा हाँ। इतने में ही फ़ोन कट जाता है और सोहन को बाकी के बचे रस्मों का पूरा करने के लिए बाहर बुलाया जाता है। सोहन साफ इनकार कर देता है। तभी लड़की के पापा हाथ में पिस्टल लिए आते हैं और सोहन को जान से मारने की धमकी देते हैं। सोहन डर से बाकी की रस्मों को पूरा करने के लिए मान जाता है और ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सबसे मिलकर बातें करना, हंसी मजाक, पता नहीं सोहन के दिमाग में क्या चल रहा होता है। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो सब कुछ भूल गया हो और नई जिंदगी का सच उस लड़की के साथ बिताना चाहता हो। देखते ही देखते रात हो गई। सोहन को शौचालय के लिए बाहर घर से निकलना था। दादी का फ़ोन करता है। सोहन, प्रणाम दादी, मैं सोहन बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोल, कौन से फ़ोन हो? और हमारी बहू कैसी लगी सोहन? ये सब छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप दादी, हाँ बोल बेटा, मैं सुन रही हूँ। सोहन सारी बात दादी को बताता है। दादी, ऐसी बात है तो तुम भाग जाओ वहाँ से। सोहन, नहीं दादी, मैं भाग नहीं सकता, अगर मैं यहाँ से भागा तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दादी, तो आगे क्या करना है? सोहन, पहले घर आने तो दो, फिर देखते हैं क्या करना है। दादी, ठीक है, आ जा। घर पर सोहन जाकर अपने कमरे में सो जाता है और सुबह होने का इंतज़ार करता है। तभी उसे पता चलता है कि कल शाम ही उसकी विदाई है। सोहन की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब तो उसे और भी बेसब्री से कल हो की सुबह का। जैसे ही सुबह होती ही सोहन जल्दी से उठता और नहा धोकर तैयार हो जाता है। इधर दुल्हन को भी विदाई के लिए तैयार किया जाता है और बाकी की तैयारियां भी होती हैं। और देखते ही देखते शाम हो जाती है और विदाई का वक्त हो जाता है और वो धूमधाम से विदाई हो जाती है। सोहन को अपने ससुराल में आशीर्वाद के रूप में बहुत सारा रुपया मिलता है। इंतज़ार होता है और कुछ ही घंटों बाद सोहन अपने घर पहुंच जाता है। वहाँ की रस्में शुरू होती हैं। अभी तक पूरे घर में दादी और सोहन को ही पता होता है कि दुल्हन गूंगी है। सब दुल्हन को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब पड़ोस के लोग दुल्हन को देखने आते हैं और खूब तारीफ करके जाते हैं। कुछ ही घंटों में सारी रस्में ख़त्म हो जाती हैं और सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सोहन की बहनों अपनी भाभी से बात करने के लिए
जिद करती हैं। तब सोहन घर में सबको सच बताता है। सभी जानकर दंग रह जाते हैं कि दुल्हन गूंगी है। ये सुनकर सबको खून खोल उठता है। कोई उस बेचारी का मजाक उड़ा रहा होता है तो कोई गाली दे रहा होता है। कुछ बोलकर ताना मार रहे होते हैं। बेचारी पत्थर की मूर्ति जैसे बनकर सब सुन रही होती है और आंखों से तो मानो आंसू की गंगा बह रही होती है। दुल्हन को किसी ने खाना तक नहीं पूछा और सारे लोग मिलकर उसी के घर की मिठाई खा खाकर पसर गए। हद तो तब हो गई जब सोहन दुल्हन का हाथ खींचकर एक कमरे में बंद कर बेरहमों की तरह उसे मारा, जैसे कोई जानवर को मार रहा हो। शर्म की बात तो यह ही घर वालों ने भी सोहन को एक बार नहीं रोका। आज तक दुल्हन को ऐसे स्वागत नहीं देखी थी, मानो सारे घर वाले उस मासूम दुल्हन का खून के प्यासे हो गए हों। सोहन बेरहमी से दुल्हन को मारता रहा। दुल्हन रहम की भीख मांग रही थी, पर किसी ने एक ने सुनी और दूसरी तरफ घर के लोग सब दुल्हन का सारा सामान ले लिए और यहाँ तक कि दुल्हन ने जो जेवर पहनी थी वह भी उतरवा लिए। मारपीट की आवाज़ सुनकर कुछ पड़ोसी लोग दुल्हन को बचाने आए तो बोले, ये आप क्या कर रहे हो? जो भी है ये आपकी घर की इज्जत है, आपकी बहू है, पढ़ी लिखी भी है, सुंदर है, अच्छे घर खानदान की है, बुराई क्या है इसमें? बस इतना ही ना कि ये बोल नहीं सकती तो क्या हुआ? जरूरी तो नहीं कि सब गुण एक ही इंसान में हो। ये लड़की आप लोगों को बहुत खुश रखेगी। ये सारी बातें सुनकर सोहन के घरवालों को तो जैसे मिर्ची लग गई हो। सोहन के घरवाले बोलते हैं कि अरे, दुल्हन इतनी ही अच्छी दुल्हन है तो तुम ही रख लो ने, अपने घर में अपने बेटे की शादी करवा दो ना इससे। अच्छी खासी काम वाली मिल जाएगी और संस्कारी बहू भी मिल जाएगी तो और फोटक फोकट में खाना भी मिलेगा और मौज भी करने को मिलेगी। ये बात सुनकर सब पड़ोसी लोग बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं कि बहन, पैसा का इतना घमंड ना करो। कौन नहीं जानता कि गांव में आपने अपने बेटे को बेचा है, फिर ये नाटक क्यों? क्या आपको नहीं पता कि आपका बेटा इतना पैसे के लायक नहीं था? उस समय क्यों नहीं सोचा आपने? इतना पैसा आपको मिल क्यों रहा है? बंद करो अपनी नौटंकी और चैन से जीने दो। बेचारी बहू को इतना बोलकर सभी पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं। बेचारी दुल्हन किसी तरह से रो रो कर रात काटती है और सवेरा होने का इंतजार करती है। सुबह होते ही सोहन को सब घर वालों और घर के बहुत दूर भेज देते हैं और कुछ दिनों बाद दुल्हन के पापा 5 गाड़ियों के साथ राइफल और कुछ गुंडों के साथ पहुंच जाते हैं। दुल्हन के कमरे में जाकर दुल्हन को खींचकर अपने पहले गाड़ी में बिठाते हैं और फिर घर के सब लोगों को बाहर बुलाकर धमकाते हुए कहते हैं, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो याद रखना इस घर के लाशें बिछा जाएंगी, कोई जिंदा नहीं रहेगा। और दामाद जी कहाँ हैं? बाहर बुलाओ उन्हें। घर वाले बोले, हमें नहीं पता सोहन कहाँ है। दुल्हन के पापा सोहन के पापा के माथे पर बंदूक रखते हुए कहते हैं, समधी जी, दामाद बाबू को आप बता देना मेरी बेटी के शरीर पर जितना खरोंच हैं उससे कई गुना ज़्यादा उसके शरीर पर खरोंच होंगे। सोहन के पापा, पहले सोहन को तो खोज लो, आप फिर घाव देना। दुल्हन के पापा, खोज तो लेंगे ही, वो ज़मीन में छिपे हों या आसमान में, खोज तो हम लेंगे ही। और जिस दिन मिल गए ना, सलामत नहीं रहेंगे, ये बात आप याद रखना। इतना बोलकर दुल्हन के पापा दुल्हन को लेकर घर की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही देर आगे बढ़ने पर एक अस्पताल आता है और उसी अस्पताल में दुल्हन का इलाज कराते हैं। और इधर सोहन के घर में कुछ लोग दुल्हन को देखने घर आते हैं और मुंह दिखाई की रस्म कराने को कहते हैं। सोहन की दादी रोते हुए बोलती हैं कि साहे, ये लूट गई, बर्बाद हो गई, कल मुँही नाक कटा दिया। भगवान ये दिन किसी को न दिखाए, तू इससे पहले तो मुझे उठा लिया होता। पड़ोसी कहते हैं, क्या अम्मा ये नाटक क्यों कर रही हैं? दुल्हन दिखाना है कि नहीं, साफ साफ बोल दो। दादी, दुल्हन तो नाम ही ना लो, दुल्हन नहीं कलमुही है, कलमुही। पड़ोसी, अम्मा आपको शर्म नहीं
आती है नई बहू को गाली देते हुए दादी। अरे गाली ही लायक है वो कमीनी पड़ोसी। साफ साफ बोलेंगी आप क्या हुआ और दुल्हन कहाँ है। सोहन की माँ। क्या बताऊँ बहन, बोलने में भी शर्म आ रही है। सोहन की माँ, उसका नाम लेने में भी जुबान गंदी हो जाए। पड़ोसी शर्म क्यों, ऐसा क्या हो गया मतलब। सोहन की माँ। क्या बताऊँ कुलक्षणी भाग गई पड़ोसी। भाग गई कहाँ। हाँ भाग गई। सोहन की माँ। भगवान जाने कहाँ गई। पड़ोसी। गई कहाँ, किसके साथ। सोहन की माँ। आपने यार के साथ। पड़ोसी। क्या बात कर रही हैं बहन, क्या ये सच है। सोहन की माँ। भला कोई इतना बड़ा झूठ बोल सकता है क्या। अरे मैं तो आपको अपना मानकर अपना दर्द बांट रही थी, लेकिन आप लोगों ने तो मुझ पर भरोसा ही नहीं। पड़ोसी। ना ना बहन, ऐसी बात नहीं है। सोहन की माँ। तो कैसी बात है। आप लोगों को क्या लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं, अपने ही घर की बहू को बदनाम कर रहे हैं। जाओ जाओ आप लोग, यहाँ तो किसी ने अपना दर्द भी बांटना नहीं है। यहाँ तो सबको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। जाइए आप लोग, हमें किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। सभी पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं और इधर सोहन के फ़ोन करके बोल दिया जाता है कि उसकी दुल्हन अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। यह सुनकर सोहन को सदमा सा लगता है और बिना पूरी बात जाने वो दुल्हन से ज़्यादा नफरत करने लगता है। 2 दिनों बाद वो कोर्ट में तलाक की अर्जी पेश करता है और दुल्हन के घर के सारे कागज भेज देता है। इधर दुल्हन का इलाज चल रहा होता है। दूसरी तरफ तलाक के कागजात के साथ साथ एक पत्र दुल्हन के पास पहुंच जाता है, जिस पत्र में लिखा है, प्रिय काजल, मुझे माफ़ करना, मैं भी तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ मानता हूँ। मेरी जितनी गलती थी उससे ज़्यादा तुम्हारी गलती थी। तुम्हें बता देना चाहिए था कि तुम बोल नहीं सकती। अब तुम भी बताओ, एक गूंगी लड़की के साथ मैं पूरी ज़िंदगी कैसे काट सकता हूँ। शायद तुम मेरे लिए नहीं बनी हो। आज से, अभी से तुम हर नए रिश्ते नाते से आज़ाद हो। कृपया कर मुझे चैन से जीने दो। मुझे तो तुम्हें अपनी पत्नी बताते हुए भी शर्म आती है। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। उम्मीद है तुम मेरी बात समझोगी। धन्यवाद। सोहन के ये सब पढ़कर तो दुल्हन के होश उड़ गए। ये सारी बात काजल दुल्हन अपने पापा को बताती है और रोते हुए इशारे में कहती है कि पापा, मैं आपसे पहले ही बोली थी कि मुझे शादी नहीं करनी। अगर आप मेरी शादी करना चाहते हैं तो आप सारी सच्चाई सोहन जी को बता दो, पर आपने मेरी एक न सुनी। आज आपके कारण सोहन जी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पापा, आज मेरे कारण कोई दुख है। पापा, ऐसी शादी का क्या मतलब जब उसकी होकर भी मैं उसकी न हो सकी। अब तो मैं ससुराल भी नहीं जा सकती और न आपके यहाँ रह सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी आपने। शादी करने से अच्छा होता कि आप मुझे जहर देकर मार देते। ये सारी बात सुनकर दुल्हन के पापा भी रोने लगे और बोले, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा, लेकिन तुम मुझे 1 महीने का समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दुल्हन। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता सोहन जी। मुझे अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं देंगे। उनकी नज़र में गुनहगार हूँ, आप नहीं। अब कुछ ठीक नहीं होगा पापा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और सारी बात सुनकर दुल्हन के पापा उसके ससुराल फ़ोन कर कर बोलते हैं, उस दिन जो भी हुआ गलत हुआ था, गलती मेरी थी। मुझे इस तरह काजल को नहीं लाना चाहिए था। आप कृपया करके अपनी बहू को ले जाइए। सोहन के पापा। नहीं समधी जी, नहीं। आप ले गए थे अपनी बेटी को, हम नहीं भेजे थे। आप ही ले गए थे तो आप अपनी बेटी को पास ही रखो। मैं आपकी बेटी की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बेटे को वैसे भी तलाकनामा तो पहुंच ही गया होगा। दुल्हन के पापा। याद रखना, आप अगर अपना बेटा मेरी बेटी का न हो सका तो किसी का न होगा। 22 लाख तिलक लिए थे ना आप, मुझे 44 चाहिए और जो भी सामान आपको मिला है सब वापस चाहिए। सोहन के पापा। ठीक है, जिस तरह में आप अपनी बेटी को ले गए थे उसी तरह से आप अपनी बेटी को पहुंचा दो। दुल्हन के पापा। ठीक है, हम आते हैं। दुल्हन की विदाई की तैयारी चालू हो गई।
कई प्रकार की मिठाई बन रही थी, नए कपड़े खरीदे गए, जोरों शोरों से विदाई की तैयारी की गई। शाम को विदाई लगभग 8 बजे रात्रि में दुल्हन अपने ससुराल पहुंच गई। कोई भी दुल्हन को गाड़ी पर लेने नहीं आया। घर के बाहर सोहन के पापा बैठे थे। सोहन के पापा, दुल्हन को अगर घर के अंदर ले जाना है तो आपको मेरी लाश से गुजरना होगा। दुल्हन के पापा सोहन के पापा के पैरों में गिरते हुए, ऐसा मत करिए समधी जी, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप इसे अपना लें समधी जी। सोहन के पापा, कुछ भी हो हम उससे कुछ नहीं लेना देना है। दुल्हन के पापा, ऐसा मत करो, आपकी बहू है। सोहन के पापा, अच्छा उस समय क्या था जब आप अपनी बेटी को बंदूक की नोक पर उठाकर ले गए थे? उस समय तो हम आपको बहुत रोके थे, लेकिन आपने हमारी एक न सुनी थी। न तो आप हम क्यों इसे अपनी दुल्हन के पापा, हमें माफ़ कर दो समधी जी, हमसे भूल हो गई। सोहन के पापा, इसका फैसला तो अब गांव के लोग और पंचायत ही करेंगे। दुल्हन के पापा, घर की बातों में सरपंच का क्या काम, हम आपस में ही मिलकर बात कर लेते हैं। न सोहन के पापा, ना ना, अब यह बात नहीं रही। घर की बात तभी होती है जब वो बात घर में ही रहे, पर यह बात तो एक में क्या कई गांवों में फैल गई है। दुल्हन के पापा, कौन सी बात? सोहन के पापा, यही कि आपकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। दुल्हन के पापा, पर यह तो सच नहीं है। सोहन के पापा, हाँ सच नहीं है, यह बात गांव वाले थोड़ी ही पता है। इतने में ही सरपंच जी और गांव के कुछ लोग पहुंच जाते हैं। दोनों लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं। सरपंच और गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और सरपंच जी शुरू हो जाती है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखते हैं। सरपंच जी दोनों की बात सुनकर कहते हैं, पहले तो दुल्हन को अंदर घर में ले जाओ, बाकी की बात बाद में होगी। सोहन के पापा, नहीं, दुल्हन अंदर नहीं जाएगी सरपंच जी, जो होना था सो हो गया। शादी हो चुकी है और हमारे गांव की बहू है, आपके घर की इज्जत है, इसे अंदर ले जाओ आप। सोहन के पापा, ठीक है सरपंच जी, इसे हम अंदर ले जाते हैं, परंतु ये हमारे बहू ही रहेगी, सोहन की पत्नी नहीं। मतलब सोहन के पापा, एक गूंगी को कौन अपनी पत्नी का दर्जा देगा? सरपंच जी, क्यों नहीं देगा? क्या कमी है बहू में? बस इतना ही ना कि बहू बोल नहीं सकती। आप जल्दी से दुल्हन को ले जाओ। सोहन के पापा, ठीक है, सुनती हो, दुल्हन को लेकर अंदर जाओ। अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए सोहन के पापा बोलते हैं। दुल्हन को अंदर ले जाते हैं और एक कमरे में अकेले छोड़ देते हैं। कुछ ही पल में सवेरा हो जाता है। सोहन की माँ, अरे ओ महारानी, नाटक से पेट भर गया हो तो आ जा और घर में कुछ काम भी कर ले। दुल्हन चुपचाप सारे घर का काम में लग जाती है और सबसे पहले तो वह झाड़ू, फिर पोछा, बर्तन, खाना, कपड़े धोना जैसे और बहुत सारे काम अकेले दुल्हन को ही करना पड़ा। एक तो शरीर तोड़कर काम उस पर, सास ननद के ताने, बेचारी दुल्हन एक दिन में ही बहू रानी से नौकरानी बन गई। और इधर सोहन के पापा दुल्हन का नाम पर रुपये ऐंठ रहे थे। घर में सब काम खत्म करने के बाद दुल्हन अपना अलमीरा खोलती है और अलमीरा में कपड़े तो क्या, कोई भी सामान नहीं मिलता। ऐसा मानो जैसे उसके कुछ भी रखा नहीं गया। तो दुल्हन देखकर दंग रह जाती है। फिर अपनी सास को इशारे से पूछती है, माँ जी, इसमें जो सामान है वो कहाँ है? सास, क्या बोल रही है गूंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर दुल्हन लिख कर पूछती है, सास, हाय क्या दिन आ गए हैं, आज नई बहू चोर भी बना दिया। हाय राम, बोलते बोलते हुए सास रोने का नाटक करने लगती है। दुल्हन इशारे से कहती है, नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था, आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उतने सारे कपड़े और जेवर का करती क्या, कोई बात नहीं। इतना कहकर दुल्हन अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर बाद दुल्हन की चचेरी सास आती है और बोलती है, बहू तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो ना, डिग्री तो तुम्हारे पास होगी ना, जरा दिखाना तो अपनी डिग्री में भी देख लूँ, डिग्री है कि नहीं, डिग्री भी तुम्हारी तरह गूंगी है। यह सब सुनकर दुल्हन की आंखों में पानी आ जाता है और वो अपनी सारी डिग्री को चाचा जी के हाथ में दे देती है। इशारे से कहती है कि चाचा जी, भले ही गूंगी है
पर मेरी डिग्री गूंगी नहीं है, आप ठीक से बरोबर देख लीजिए। वैसे ही चाचा जी, डिग्री पे ध्यान ज़्यादा ज्ञान का महत्व होता है। डिग्री तो रुपये पर भी मिल जाती है, पर ज्ञान कभी आप नहीं खरीद सकते हो। यह बात सुनकर चाचा जी गुस्से में तिलमिला गए और चुपचाप चली गई। दुल्हन और सोहन की बात करने के लिए सोहन को मैसेज लिखती है और अगले ही पल पता चलता है कि सोहन का फ़ोन सोहन के पास ही नहीं, सोहन की ही फ़ोन बड़ी भाभी जी के पास होता है। मोबाइल के साथ साथ सोहन की सोने की चैन, अंगूठी, बहुत कुछ भाभी के पास मिलता है। दुल्हन ये सब देखकर दंग रह जाती है और किसी तरह हिम्मत करके पूछती है कि भाभी जी, ये सामान तो इनका है, फिर आपके पास कहाँ से आया? बोलिए भाभी। भाभी, तेरा पति खुद ये सब कुछ मुझे दिया है, तुम कौन होती हो पूछने वाली? दुल्हन, मैं उनकी पत्नी हूँ भाभी। ही, काहे की पत्नी? पत्नी, चल बता तेरे पति कहाँ हैं, बता बता क्या हुआ? बड़ी आई पत्नी बनने की, उसे इतना भी नहीं पता कि सोहन कहाँ है। जो नंबर था उसके पास, वो मोबाइल भी तो भाभी के पास होता है, तो घर में कोई भी ये बताने वाला नहीं कि आखिर सोहन कहाँ है। क्या खाना, क्या पीना, बेचारी के तो भाग्य में जो लिखा हो, रोना ही रोना लिखा है। दुल्हन सारे बात मैसेज के जरिए अपने पापा को बताती है। पापा कहते हैं, क्या करोगी बेटी, शायद तेरी यही किस्मत है, जो हो रहा है होने दे और चुपचाप सोहन का इंतजार कर। वो जरूर आएगा। महीने के चारों सप्ताह दुल्हन ने पापा कुछ न कुछ भेजा करते थे ताकि वो बेटी ससुराल में खुश रहे, पर खुशी तो जैसे ईद का चांद बनी थी। कुछ दिनों बाद काजल दुल्हन को एक अनजान नंबर से संदेश आता है। पता नहीं ऐसा क्या लिखा था उसमें कि जब घर वालों को पता चला तो फिर से वही नाटक चालू हो गया। दुल्हन के साथ मारपीट, गाली गलौज और जाने क्या क्या गंदे से गंदे आरोप लगाए गए। उस पर बिना कुछ जाने समझे आस पड़ोस के भी लोग आकर चार गाली मार कर निकल जाते हैं और अंत में सब मिलकर दुल्हन के घर से बाहर निकाल देते हैं। एक दिन तो बेचारी बोल नहीं पा रही थी और दूसरी तरफ समझाने का मौका नहीं दिया जा रहा था। अब तो भगवान ही जाने था या तो उसके घर वाले ही जाने, ऐसा क्या था जो इतनी बेरहमी से दुल्हन को मारा और गंदी गंदी गालियां दी। इधर दुल्हन के पापा दुल्हन को ले जाने आए। दुल्हन के घर का रास्ता एक गंगा नदी से पार करके जाता था। उसी गंगा में पिता ने अपनी बेटी को मारने की कोशिश की, जो बिल्कुल गलत था। वो तो अच्छा हुआ कि उसी समय एक पुलिस की गाड़ी आ गई, नहीं तो उसी समय गंगा के दुल्हन को फेंक देते। घर पहुंचते ही दुल्हन को एक कमरे बंद कर दिया गया और सोहन की खोज खबर की गई। सोहन को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। दुल्हन के घर पहुंचने के बाद पता चला कि दुल्हन के फ़ोन पर आया हुआ संदेश एक साजिश था, जिसमें दुल्हन के सिर्फ बदनामी मिले और ये साजिश दुल्हन की अर्थात सोहन की भाभी जी की थी, जिसने सोहन का भी हिस्सा सारी संपत्ति भाभी जी को ही मिल जाए और सोहन जीवन भर अकेला रहे। और ये भी पता चला कि आज तक जो भी हुआ उन सारी बातों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाभी ही थी और दूसरी तरफ दुल्हन ने जहर खा लिया था और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। और उधर सोहन को भी सच्चाई का पता चल गया कि आज तक जो भी हुआ उसमें दुल्हन के कोई दोष नहीं और ये भी पता चल गया कि सोहन की शादी जानबूझकर गूंगी लड़की से कराया गया था, जिससे दहेज अधिक मिले। और ये भी पता चला कि सारा दोष सोहन के पापा का था। दुल्हन तो सब कुछ बताना चाहती थी पर वो मजबूर थी। सोहन को जैसे ही सच्चाई का पता चला, बिना देर किए सोहन काजल के पास जाने का फैसला किया और निकल गया। पर सोहन को समझने में शायद बहुत देर हो गई थी। जैसे ही सोहन घर पहुंचा तो पता चला दुल्हन अपने माँ के यहाँ है और जब सोहन वहाँ पहुंचा तो पता चला कि काजल दुल्हन अस्पताल में है। बिना देर किए सोहन अस्पताल के लिए निकल जाता है और अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि काजल अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। सोहन जल्दी से काजल के पास जाता है और अपनी गलती की माफ़ी मांगता है।
पर बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही सोहन काजल का हाथ अपने हाथ में लिया तो काजल की आंखें खुली और आंखों से आंसू और हजारों सवाल थे। फिर चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी, पर यह पल कुछ ही मिनट के लिए था। सोहन की बात पूरी भी नहीं हुई और काजल ने अपना दम तोड़ दिया। अब सोहन को अपनी गलती पे बहुत पछतावा हो रहा था, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई केस खेत। काश सोहन काजल की मजबूरी को पहले ही समझ जाता। अब सोहन ने अपने किए पे बहुत अफसोस हो रहा था और सारी गलतियों का कसूरवार खुद को मान रहा था। अब अंत में जाकर सोहन का मानसिक संतुलन खराब हो गया और उसे पागल खाने भेज दिया गया। और एक दिन सोहन ने भी खुदकुशी कर ली। दोस्तों, क्या गलती थी काजल की, जो उसने काजल के बिना बात सुने ही इतना बड़ा दुख दिया? गलती थी उसके माँ बाप की, जिसने अपनी बेटी की खुशी में लाखों रुपए लुटा दिए? या गलती थी उन दरिंदों की, जिसने काजल को मरने पे मजबूर कर दिया? पैसे भी खूब लिए। या दोष है काजल और सोहन की किस्मत का? आखिर दोष किसका है? शायद इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको ज़रूरत के हिसाब से धन अधिक मिल रहा है तो वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसीलिए कहते हैं, कोई भी फैसला सोच समझ कर करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।